लिसन करेंगे एक बार और आप सभी को स्टार्ट कराएंगे। राइट, यस, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टीम केस इंटरनेशनल के यूट्यूब चैनल पर। कमाल की बात है, बहुत ही मजेदार आज का समय है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग फिर से आपके बीच में एक और बेहतरीन लाजवाब सक्सेस स्टोरी को लेकर के आपके साथ आए हुए हैं। संडे के दिन को यूट्यूब पे आज जितने भी लोग आप सुन रहे हैं, आपका दिन बहुत खास आज का है। आने वाला 1 घंटा आपके लाइफ में एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने वाला है क्योंकि आपके बीच में हम लोगों ने बहुत सारे स्टोरी इंडिया के लोगों की प्रेजेंट की है, लेकिन आज हमारा जो पड़ोसी मित्र राष्ट्र है नेपाल, वहां से एक बेहतरीन लीडर की सक्सेस स्टोरी को लेकर के आपके बीच में लाइव हम लोग आ रहे हैं। तो मुझे पता है आप सभी लोग बहुत ही इंतजार में होंगे कि ये कौन से लोग हैं और कहां से हैं, क्या जानकारियां हैं। तो मैं बिना ज्यादा विलंब किए हुए आप सभी के लिए आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं नेपाल से एक बेहतरीन फैंटास्टिक बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी ओम प्रकाश पांडे जी, जिन्होंने नेपाली करेंसी में 1 लाख प्लस की इनकम को क्रिएट तो किया ही है, बहुत बड़ी टीम का निर्माण किया है और आज हजारों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं। तो उनके लाइफ में कैसे चीजें बदली हैं, कैसे उन्होंने आगे सारा अपना अचीवमेंट किया है, ये सारी बातों को सुनेंगे। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा नेपाल से ओम प्रकाश पांडे जी का। वेलकम पांडे साहब। थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत शानदार होंगे, आज बहुत आप स्मार्ट दिख रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही एनर्जेटिक दिख रहे हैं एज यूजुअल। जी जी बिल्कुल। और आज आपको पूरे इंडिया के लोग सुन रहे हैं। तो सबसे पहले सर मैं जानना चाहूंगा कि आपने शुरुआत अपने करियर की कैसे की, कैसा आपका माहौल रहा है, वहां से आप स्टार्ट करें और अपनी स्टोरी लोगों को बताएं। जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज यूट्यूब और जूम पे जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं उन सबको मैं फिर से एक बार दिल से नमस्कार बोलना चाहता हूं। आज ये टीम केस के प्लेटफॉर्म से मुझे ये मौका मिला, इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा अपने मेंटोर मिस्टर कुमार विजय सर को, श्वेता मैम को और मेरे जितने भी सुपर अपलाइन हैं उन सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे ट्रेंड किया और आज मैं आप लोगों के सामने आ पाया, ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला। और स्पेशल थैंक्स हम अपने काशीनाथ पांडे सर को भी देना चाहेंगे क्योंकि मैंने भी इनका 3 ट्रेनिंग लिया हुआ है। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही जबरदस्त के ट्रेनर हैं और हमारे टीम के लोग भी सर के बारे में बहुत बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं इस बिजनेस में आने से पहले क्या कर रहा था, मैं शुरुआत वहां से करूंगा। मैं इस प्रोफेशन में आने से पहले फैमिली बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो मेरा बहुत ही बेहतर नहीं था। पापा शिक्षक थे सरकारी स्कूल में, मिडिल स्कूल में पेमेंट उतना नहीं था। हम 3 भाई थे और सब कुछ खरीद के खाना था, पढ़ाई लिखाई सब कुछ था, बस चल रहा था। वैसे में अब हम बड़े हुए, पढ़ाई का बोझ बढ़ता गया, पापा के लिए मुश्किल था, तो मैंने काम शुरू किया। पढ़ाई अपना बीच में ही ड्रॉप किया, काम शुरू किया ताकि सपोर्ट हो सके उनको और बाकी के 2 भाई को अच्छा एजुकेशन दे सके। इस नियत से मैंने LIC का काम शुरू किया, एजेंसी का काम शुरू किया और ये लगभग 2000 से LIC का मैंने काम शुरू किया और धीरे धीरे उसमें भी काफ़ी स्ट्रगल आई। शुरुआत में बहुत भागदौड़ किए, लेकिन कुछ अच्छा एक प्लेटफॉर्म वहाँ भी मैंने क्रिएट किया और इनकम जनरेट किया और जिसके बदौलत मैंने अपने घर परिवार को काफ़ी सहयोग दिया, जिसके बदौलत आज मेरे 2 भाई चार्टेड अकाउंटेंट हैं, जॉब में भी हैं और मैं वही कर रहा था। लेकिन बीच में एक कंपनी आई, डायरेक्ट सेलिंग का ही कंपनी आई मेरे लाइफ में पहली बार, और वो समय था 2008 का। और हम लोग का नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कुछ खास हमको पहले अनुभव नहीं था। वो लोग बताया प्लान, इसका बहुत ही जबरदस्त लगा, बहुत अट्रैक्टिव लगा और हमने उसको ज्वाइन किया। 2 साल उसमें हमने मेहनत किया, इनकम के नाम पे कुछ नहीं आया। उल्टा मेरा इंश्योरेंस का सेक्टर करप्ट हो गया क्योंकि मैंने उसमें टाइम देना बंद कर दिया और उसमें भागदौड़ करना शुरू किया। ट्रेनिंग सेमिनार लिया, 2 साल बहुत मेहनत किया, उसमें ट्रेनिंग तो बहुत लिया, इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानकारी तो मुझे मिली, लेकिन इनकम के रूप में कुछ नहीं मिला।
और हम लोग भागदौड़ इसलिए कर रहे थे कि वो कंपनी का प्रॉमिस था कि हम नेपाल में बहुत जल्द आने वाले हैं, लेकिन वो आ नहीं पाई और नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग को बैंड कर दिया गया कि कोई भी कंपनी नेपाल में डायरेक्ट सेलिंग का काम नहीं कर सकती है जी। फिर हम लोग मायूस हो गए। फिर LIC का धंधा फिर से शुरू हुआ और मैंने एक कसम ली कि आज के बाद फिर दोबारा इस इंडस्ट्री को मैं कदम नहीं रखूंगा, क्योंकि वो 2 साल का जो पीरियड था उस 2 साल में मैंने बहुत कुछ सहा है, परिवार से भी और फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत गुजरा और बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लेकिन एक चीज उस डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में मुझे दे के गया कि अगर मध्यम वर्ग के लोगों को अमीर बनना है, पैसे की फैसिलिटी चाहिए, उनको हर सपने पूरे करने हैं, तो यही एकमात्र फील्ड है जहां से वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है, एक मीडियम क्लास एक लोअर क्लास का आदमी। इसलिए मुझे बहुत अट्रैक्शन लगता था, क्योंकि मेरे भी सपने थे जो हम देख रहे थे, जो हम कर रहे हैं उससे मेरी आवश्यकताएं पूरा हो सकती हैं, लेकिन सपने पूरे नहीं हो सकते हैं। तो ये मेरा चॉइस था, लेकिन हो नहीं पाया और हमारा टाइम भी वेस्ट हुआ, इसलिए हम नाखुश होकर छोड़ दिए। फिर हम देखे कि बीमा का काम है, भागदौड़ का काम है। बीच में मेरा तबीयत भी बहुत जोर से खराब हो गया भागदौड़ की वजह से, और लगभग हम 6 महीना हॉस्पिटल में गुजारे, ऑपरेशन भी हुआ और डॉक्टर ने बोला कि आप भागदौड़ का काम नहीं कर सकते हैं, बाइकिंग नहीं करिए, बैठने वाला कोई काम करिए, नहीं तो आगे भी मुश्किल हो सकता है। फिर हमने सोचा कि ये लाइफ ऐसे तो कैसे चलेगा, कुछ क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का इफेक्ट जरूर था मेरे ऊपर कि कुछ ऐसा होना चाहिए जो आज हम कर रहे हैं, आज का आवश्यकता पूरा हो रहा है, लेकिन कल हम अगर नहीं भी रहे तो भी मेरे बावजूद परेशानी न उत्पन्न हो, हमारे फैमिली को वो आवश्यकता पूरा होता रहे, ऐसा कुछ काम जरूर होना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग नेपाल में बंद था, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक दुकान लगाया जाए। तो अगर दुकान को हम धीरे धीरे बिल्ड करेंगे तो हम करेंगे, हम अगर चले जाएंगे तो दुकान का नाम रहेगा, पहचान रहेगा, तो ग्राहक भी बने रहेंगे, तो मेरा बच्चा उसको हैंडल करेगा और वो अपना लाइफ जी सकता है इस दुकान के माध्यम से। और इसी सोच से प्रेरित होकर मैंने एक दुकान डाला। और चूंकि एक चीज है, डायरेक्ट सेलिंग के मंच में हमने जो समझा था, सीखा था, वो उसमें क्या होता है कि आदमी का सोचने का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, सोचने का साहस बहुत बड़ा मिल जाता है उस एजुकेशन से। मेरे अंदर वो आ चुका था, तो मैंने सोचा कि जब दुकान ही करना है तो छोटा क्यों करना है। मैंने एक कंपनी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास एक बाइक था, बाइक को मैंने बेच दिया 1 लाख रुपए में, और उस 1 लाख से मैंने एक कंपनी का डीलरशिप लिया। और अपने ऊपर इतना भरोसा था कि 1 लाख से ही मैं अपने कंपनी, उस कंपनी के डीलर को 2 डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर में चला सकता हूं। और मैंने एक पार्टनर लिया, उसके साथ मिलके इस काम को किया, 6 महीना किया, पार्टनरशिप टूट गया, फिर हम अकेले हो गए। फिर हम व्यवस्था पैसा का किए, कुछ भाई से लिए, कुछ बैंक से लोन लिए, काम कर रहे थे, काम को बहुत बढ़िया से ग्रो कर रहे थे। फिर अचानक मेरे चाचा का तबीयत खराब हुआ, हमको 6 महीने के लिए बनारस जाके रहना पड़ा, उनको पैरालिसिस आ गया, उनके इलाज के लिए। फिर मेरा बिजनेस डाउन हो गया, फिर हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आने लगा पार्टी का, जहाँ से हम सामान लेते थे। तो फिर हम वहां से भी देखे कि जो हम धंधा कर रहे हैं, बड़ा तो सोच रहे हैं, बड़ा करना चाहते हैं, बड़ा हो भी रहा है, मेहनत कर रहे हैं, बड़ा हो रहा है, मार्केट में सामान का डिमांड है, हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि मेरे पास पूंजी नहीं है। और हम देख रहे थे जो मेरे साथ इस धंधे में दूसरा लोग काम कर रहा है, उनके पास पूंजी है तो वो बहुत अच्छा कम मेहनत में काम कर पा रहे हैं, लेकिन हम बहुत मेहनत करके भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक तीस मन में आता था कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं भी इनको दिखाता कि मैं भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता हूँ। और मैं तलाश में था कि कुछ ऐसा मिले जिससे हम मेहनत कर सकें, पैसे नहीं लगे, और फिर मैं दुनिया को दिखाऊं कि यस, मैं भी एक बिजनेसमैन माइंड रखता हूं और मैं भी कर सकता हूं। और ये तलाश था। उसी बीच में हमारे दुकान के ठीक सामने मेरा साला का दुकान था, और वो ये बिजनेस करता था कुछ दिनों से, 6 महीना साल भर पहले से करता था। हम देखते थे उसका एक्टिविटी कि वो मीटिंग वगैरह में से आता था, तो लोग टाई कोट लगा के, तो हमको डाउट होता था, वो हमसे बोलता नहीं था कि हम ये काम करते हैं, डाउट होता था कि ये जरूर कोई नेटवर्किंग वाला काम होगा, तभी इस टाई कोट में दिख रहा है, लोग इतना झाड़ झूठ पे दूसरा आदमी नहीं जाता है। तो उससे एक दिन हम पूछे, कहा कि ये बहुत जीट बूट में आप कहाँ से आ रहे हैं,
तो बोला कि एक बिजनेस है वेस्टीज, बहुत जबरदस्त है जी, उसी का सेमिनार लगा था, मीटिंग उसमें गए थे, अगला बार होगा तो आप भी चलिए, हमें बंद करो कहानी, तुम भी मत करो ये, तुम्हारा दुकान कितना बढ़िया मेडिसिन का है, तुम भी बर्बाद हो जाओगे, हमसे ज्यादा बर्बाद कौन हुआ है, तुम नहीं जानते हो, नहीं देखे हो। तो बोला कि इसीलिए तो आपको नहीं बोलते हैं, हमें बोलना भी मत और करना भी मत, बंद करो, अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। ऐसा करके हम उसको टाल दिए, वो डर से, छोटा है, साला है, डर से फिर दोबारा बोला नहीं। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि हम दांत में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, चूंकि हम पान खाते हैं, तो हमको दांत में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, हम उसको जाके बोले कि कोई पेस्ट दो, हमारे दांत में थोड़ा सिहरन हो रहा है और कड़ा चीज चबा रहे हैं तो दर्द हो रहा है। तो वो वेस्टीज का पेस्ट निकाल के हमको दिया, हम कहे कि देखो ये सब ट्रिक हम जानते हैं, हम लोग अपना चुके हैं, ये ट्रिक मत लगाओ, वेस्टीज का पेस्ट काहे तुम दे रहा है, हम नहीं जुड़ेंगे, हम नहीं करेंगे, तुम भी मत करो। तो वो एक ही बात बोला कि हम कहाँ जुड़ने के लिए बोल रहे हैं और कहाँ आपको हम कोई पेस्ट दे रहे हैं मेडिसिन के हिसाब से, आप लेके जाइए, यूज करिए, बात खत्म। पैसा इसका दाम 110 रुपया, 100 रुपया में हमको आता है, 100 रुपया आप दीजिए, लेके जाइए, मुनाफा नहीं लेंगे आपसे, आपका दांत का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है चलो भाई ऐसा है तो दे दो। लेके हम आए, उस पेस्ट को हमने यूज किया, काफी रिलैक्स हमको मिला। फिर दोबारा जाके वो पेस्ट लेके आए, हमारा दांत का प्रॉब्लम 90% क्लियर हो गया। फिर हमको लगा कि वाकई वेस्टीज का प्रोडक्ट तो बढ़िया है। वैसे गर्मी का दिन आया, पापा के शरीर में रैसेज आए थे, तो फिर उनसे जाके बोला कि कोई साबुन दो, उनको बहुत घमौरी आ रहा है, किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा है। तो फिर एसियोर का वो सॉप हमको दे दिया। फिर बोला, हम बोले उसको कि फिर तुम वही काम कर रहे हो, बोला कि आप लेके तो जाइए, नीम तुलसी पुदीना का साबुन है, बहुत ही जबरदस्त साबुन है, आप लेके जाइए, सस्ता भी है, नहीं तो हम आपको दूसरा साबुन भी दे सकते हैं, वो काफी कॉस्टली है, ये लेके जाइए, नहीं ठीक होगा तो हम दूसरा देंगे। लेके आए, पापा का रैसेज ठीक हो गया। इसके बाद हमको वेस्टीज के प्रोडक्ट पे भरोसा जग गया कि वाकई इनका प्रोडक्ट अच्छा है, यूज करने लायक है। हमने उसको बोला कि ठीक है, वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज घर में जो होता है वो हमको तुम दिया करो, हम यूज करेंगे। तो बोला कि एक आईडी लगा लीजिए, फ्री का आईडी है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं जुड़ने का, सामान किनने का पैसा लगता है, तो क्या जाता है आपका। हम कहे कि नहीं, आईडी मत लगाओ, आईडी तो नहीं लगाएंगे, किसी कीमत में नहीं लगाएंगे, सामान देना है तो बोलो दो, और नहीं तो दो, तुमको जो उसमें फायदा होता है वो छोड़ दो और दे दो। तो बोला कि ठीक है लेके जाइए। ऐसे हम सामान खरीदते रहे। तो हमको भी लगा, जब सामान खरीद रहे हैं और कह रहा है कि इससे पॉइंट बनता है, इससे धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपका इसमें इनकम आना शुरू हो जाएगा, तो हम कहे कि तो क्यों नहीं अपने ही आईडी पे खरीदा जाए। और वो भी बोल ही रहा है कि आप अपने आईडी पर खरीदिएगा तब भी हमको बेनिफिट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप खरीदिए। हम बोले कि ठीक है, सोच ही रहे थे, तब तक वो इंद्रवेश सर हमारे जो अपलाइन है वो लेके आए, और वो लेके आए, उनको लेके आए दुकान पे, वो हमको प्लान दिखाए। फिर हम उनको बोले कि ठीक है ऐसा है तो मेरा आईडी लगा दीजिए। उन्होंने आईडी लगाया, और आईडी लगाने के बाद हम कुछ सामान लिए सागर जी से, और वो इंडिया से उनको सामान लेके आना था, वो हमारे आईडी पे परचेज नहीं किए, हम भी भूल गए, हमको सामान मिल गया, पैसा दिए, बात खत्म हो गया था, हमारा आईडी उड़ गया। फिर एक बार ऐसा हुआ कि हमको इंडिया टूर में जाना था पूरा फैमिली के साथ, तो हमको कुछ रास्ते के लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनवाना था, तो हम तेल का जरूरत था, तो हम लोग सौ जा रहे थे सनफ्लावर ये सब खरीदने के लिए। तो बोला कि वो सब तेल टूर में मत लेके जाइए, वो नुकसान देगा, गैस बनाएगा, आप ये हमारा तेल लेके जाइए, इसमें गैस भी नहीं बनेगा, और आपका जो भी बना के ले जाएंगे बहुत ज्यादा दिन तक टिकेगा। हम कहे कि कौन सा तेल है, तो ब्रांड का तेल है। फिर हम पहली बार लाइफ में सुने थे ब्रांड का तेल, हमको ये भी खाया जाता है क्या, तो बोला बिल्कुल खाया जाता है, आप पता करिए। हम कहे कि अच्छा लगता है टेस्ट, तो एकदम बढ़िया है, हमारे घर में यूज होता है, आप कई बार हमारे घर भोजन किए हैं, उसी तेल में बनता है, आपको पता चला है, हमको नहीं पता चला, तो लेके जाइए। मैं ठीक है। तो कुछ डीओ वगैरह खरीदना था, सेंट वगैरह लेना था 2-3 हज़ार रुपये का सामान लेना था। तो हम बोले कि तो मेरे आईडी पर परचेज कर दो। तो देखा गया तो आईडी तो उड़ गया था। फिर रिपीट मेरा आईडी दोबारा उस दिन लगा, और मेरे नाम पर परचेजिंग हुआ, लगभग 2200-2300 रुपए का सामान परचेज हुआ, और हम लेके इंडिया टूर चले गए। इंडिया टूर में गए हम, 15-16 दिन का टूर था, करके उधर से आए। उधर से खरीद टूर करके आए, तो अब कहे कि जब जुड़ गए हैं तो कुछ लोगों को इसके बारे में बताते तो हैं, क्या रिएक्शन आता है। तो एक दो हमारे जो LIC के मित्र थे, एजेंट थे, उनको मैंने सोचा कि पहले इन्हीं को बोलता हूँ क्या बोलते हैं। तो हमने 2-3 लोगों को बोला कि आप लोग ऐसा करिए कि मेरे साथ चलिए।
आपका ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का एक जगह आयुर्वेदिक दवाई मिलता है, बहुत जबरदस्त दवाई मिलता है, उसका प्रोडक्ट हम भी यूज किए, एकदम 100% गारंटेड है, आप लोग लीजिएगा आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। वो लोग बोला ऐसा है क्या? बिल्कुल है। तो लेके गए सागर जी के पास, उन्हीं के घर पे, जो आज नहीं है, उनके लिए मैं एक बार दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। नहीं है फिर भी एक ऐसा अवसर मुझे दे के गए कि जो मेरे लिए फल फूल रहा है उनके लिए भी फलेगा। मैं अपने टीम को ग्रोथ करता जाऊंगा, उनका भी होता ही जाएगा, सिस्टम का देन है, तो उनका हो बेहतर हो, ये मेरा दिल से चाहना है। और उन्हें उनके पास लेके गए, वो लोग अपना प्रॉब्लम बताया, वो उनको समझ में जो आया वो प्रोडक्ट उनको दे दिया, उनको अच्छा लगा। अब उसके बाद दिवाली और छठ का माहौल आने वाला था, दुकान में इलेक्ट्रिक का दुकान था, तो दिवाली छठ में थोड़ा बिक्री ज्यादा होता है, हम दुकान में इंगेज हो गए। फिर तो एकाएक हम महीना क्लोज हुआ, उसके बाद फोन आ रहा है सागर जी का कि आप एक बढ़िया फोटो भेजिए। हम कहे क्यों सर? तो बोले कि आप फास्ट एड गए हैं। ये क्या होता है? तो आप एक लेबल होता है फास्ट एड, और वो आप अचीव कर लिए। हमने तो कुछ किया ही नहीं, तो अचीव कैसे कर लिए? तो नहीं नहीं, आप अचीव कर लिए, आप फोटो भेजिए, आपको कंपनी की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा, और एक फ्रेम बना के आपका आएगा कंपनी की तरफ से। हमको भी थोड़ा लगा बहुत, अब जिसको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा उसको अच्छा लगेगा, हमको भी मन में लगा कि अरे वाह, कुछ नहीं किए और फास्ट एड चले गए। चलिए, हम फोटो उनको एक भेज दिए, फोटो आया ग्रुप में, देखे अच्छा लगा, लोगों को भी दिखाए कि देखिए हम फास्ट एड गए हैं। फिर हम उनको वो बोले कि काम को शुरू कीजिए सर। हम कहे कि नहीं, अभी देखिए हमारा सीजन का समय चल रहा है दुकान का, अभी थोड़ा देर हमको ये महीना डिस्टर्ब नहीं करिए, अगले महीने से देखते हैं। बोले कि ठीक है। तो फिर हम अपना दुकान में इंगेज हो गए। छठ बीता, थोड़ा फुर्सत हुआ, तो सागर जी फिर हमको फोन किया, अब तो छठ बीत गया, अब फुर्सत हो गया। हम कहे बिल्कुल हो गया, अब आप काम शुरू करिए। हम कहे देखिए, इसमें बहुत सारा दवाई है जिसके बारे में मुझे समझ में नहीं आता है, ये स्पुरुलिना, नोनी, फ्लैक्स, क्या क्या बताते हैं आप लोग, हमको ये पढ़ने में और समझने में 2-3 महीना लगेगा सीखने में, और ये दवाई बिकेगा नहीं तो इसमें बिजनेस होगा कैसे? ये दवाई हमसे तो बिकेगा नहीं। तो बोलते थे दवाई नहीं है, सप्लीमेंट। हमने आपका जो भी है दवाई जैसा दिखता है, लोगों को दवाइयों कह के बेचेंगे तभी तो बिकेगा, नहीं तो नहीं बिकेगा। तो अपना अपना समझ होता है, हर एक आदमी का वैसा ही होता है। जब हम जुड़ते हैं तो अपने समझ से काम करना चाहते हैं, अपने तरीके से चीजों को देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं। हालांकि वैसा होता नहीं है। जो समझ जब बढ़ता है बिजनेस का, तो ये बातें समझ में आती है कि जो हम सोच रहे थे या देख रहे थे वैसा एक्चुअल है नहीं। मेरा भी वैसा ही था, जनरल समझ था, प्लान भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता था, हमको समझ में नहीं आता था ये 8%, 10% डायरेक्टर, ये ग्लोबल टर्नओवर का परसेंटेज मिलेगा, पार्टनरशिप मिलेगा, ये सब हमको बहुत भास्ट लगता था। हम कहे कि सागर जी, एक ही शर्त पे काम होगा कि इस बिजनेस को हमको सिखाना पड़ेगा, आप ट्रेनिंग दीजिए, सिखाइए। क्या है कि जब तक हम सीखेंगे नहीं, कर नहीं पाएंगे, टाइम मेरा वेस्ट होगा, हमारे पास उतना टाइम नहीं कि हम वेस्ट करें। तो ऐसा करिए कि आप हमको रोज टाइम दीजिए, और हम आपको 2-4-5 जगह लेके चलेंगे, लोगों को आप प्लान दिखाइएगा, हम देख देख के सीखेंगे। और कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो हमको इनवाइट करिए, हम भी वहां चल के सीखना चाहते हैं। काहे कि हमने पहले नेटवर्क किया हुआ था, तो हमको ये चीज मालूम था कि बिना सीखे इस धंधे को नहीं किया जा सकता है। धंधा आसान नहीं है, सिंपल है, आसान नहीं है, मुश्किल है, करना है, सीखना पड़ेगा, बिना सीखे नहीं हो सकता है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल, जब सीख लीजिएगा तो इतना सिंपल होगा कि आप आंख बंद करके भी इस धंधे को कर सकते हैं। जैसे हम साइकिल को शुरू में चलाना चाहते हैं, कितना मुश्किल होता है, गिरते हैं, कटता है, फटता है, चोट लगता है, बहुत कोई पकड़े रहता है तब हम चला पाते हैं। लेकिन जब चलाना सीख लेते हैं तो इतना सिंपल हो जाता है कि हम लोगों को भी सिखाते हैं, और आंख बंद करके, हाथ छोड़ के भी कुछ दूर साइकिल को ड्राइव कर लेते हैं, मोटरसाइकिल को ड्राइव कर लेते हैं। वैसे ही ये बिजनेस भी है, शुरू में बहुत ही मुश्किल है, आपको सीखना होगा, और एक बार जब इस बिजनेस को सीख लिए तो फिर एकदम सिंपल हो जाता है, आपको लगेगा इसमें काम ही कुछ नहीं है, क्या करना है। तो ऐसा बिजनेस है। हम कहे कि हमको सीखना है, सिखाइए। तो वो बोले कि देखिए, रोज तो संभव नहीं है, मेरे पास भी बहुत समय का पाबंदी है, हम आपको सप्ताह में 1 दिन देंगे, दिन भर। हम कहे डन, 1 दिन ही काफी है, 2-3 महीना लगेगा, हम सीख लेंगे। वो लगातार हर एक संडे के संडे 12 बजे मेरे दुकान पे पहुंचते थे। हम होमवर्क करके रखते थे, जो सिस्टम बताता है कि मेक अ लिस्ट, हम लिस्ट बना के रखते थे, और वो लिस्ट में हम लोगों को फॉलो अप करके भी रखते थे कि हम आपको इस समय इतने बजे मिलेंगे, हम एक लीडर को लेके आ रहे हैं जो इस बिजनेस के बारे में आपको डील करेंगे, ऐसा बोल के पूरा सिस्टम से रखते थे।
वो जब आते थे फिर हम उनके साथ उन लोगों को मिलने जाते थे, वो प्लान दिखाते थे, हम बैठ के चुपचाप सुनते थे। कई जगह से बाद में बताएंगे, कई जगह से तुरंत का तुरंत ऑर्डर भी मिलता था। ऐसे करके धीरे धीरे बिजनेस मेरा बढ़ना शुरू हो गया, लोग आने शुरू हो गए। 1 महीना उन्होंने ऐसा किया मेरे साथ, लगातार आए लगातार आए। उसी बीच में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लगा था मोतिहारी में, जिसमें अंजू मैम और विवेकानंद मिश्रा सर और एक और सर थे, जिनका सक्सेस सेमिनार लगा था और उन लोगों को गाड़ी का चाबी मिलना था। और सागर सर का फोन आया कि आप बोलते हैं सीखने के लिए एक ट्रेनिंग लग रहा है, चलिए। हम कहे कब लग रहा है, चलेंगे। तो इतने तारीख को लग रहा है, आप अपनी टीम से कम 5 आदमी को लेके चलिए। हम कहे सर मेरी टीम में अभी 10 लोग जुड़ा है और उसमें से 4 ही लोग सामान खरीदा है, बाकी लोग सामान भी नहीं लिया है, तो 5 लोग कैसे लेके चलेंगे? अरे सबको ट्राई करिए, लेके चलिए। हम 10 लोगों से बात किए, 5 लोग रेडी हो गया चलने के लिए। जब जाने की बारी आई, जिस दिन हम लोग को जाना था, उस दिन 12 बजे तक 4 आदमी का फोन स्विच ऑफ हो गया, एक आदमी का फोन चालू था। उनको बोले तो पूछ रहे कि सर कोई नहीं जा रहा है, हमको चलना ही पड़ेगा। हम कहे आपको बिजनेस करना है कि नहीं? तो बोले कि करना है। तो चलिए हम चल रहे हैं, हमको करना है, हम चल रहे हैं। तो एक आदमी तैयार हुआ, हम और वो पहली बार सक्सेस सेमिनार पटना गए, हम ट्रेनिंग देख के आए और फिर वहां से बिजनेस को शुरू किए। क्योंकि हमको जानना था, इस कंपनी के बारे में जानना था, इसके गहराई के बारे में जानना था। क्योंकि जब तक हम किसी चीजों को जानेंगे नहीं, तब तक हम सशंकित रहेंगे, हम डरे हुए रहेंगे, खुल के अपना इफोर्ट नहीं लगा पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। आज बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन वो सशंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उनके अंदर बहुत सारा डाउट पैदा होना शुरू होता है। और डाउट एक ही चीज से क्लियर होता है, जिस बारे में आपको डाउट हो उसके बारे में गहराई में उतर के जान जाओ, फिर डाउट खत्म हो जाएगा। अगर गहराई तक उतर के अगर नहीं जानते हैं तो फिर डाउट बना रहेगा। और लोग कहता है, गांव देहात में भी कहता है, शंका चिता के समान होता है, वो जला देता है। तो शंका नहीं करना है। अगर शंका है आपके मन में, स्वाभाविक है, वो नेचुरल है, वो आएगा, किसी को भी आएगा शुरू में। तो आपको एक प्रविधि अपनाना है, एक टूल्स अपनाना है कि जिस विषय में मुझे डाउट है उसके गहराई तक उतर जाओ, जानकारी का पूरा नॉलेज लेके आओ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। फिर आप अपना 100% इफोर्ट दे पाओगे। और जब तक आप अपना 100% इफोर्ट नहीं दे पाते हैं, तब तक आप सफल किसी भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप एक सफलता का मुकाम नहीं बना पाते हैं, एक शिखर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो फिर मेरे अंदर तो ये चीज था, मैं ये नॉलेज लिया था, इसके लिए मैंने काफी त्याग भी किया था और मैंने कहा कि चलेंगे। आए, फिर डाउट मेरा क्लियर हुआ, फिर काम को शुरू किए। फिर हमको ये प्लान थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था, तो एक आदमी क्रॉस लाइन का मेंबर, जो मेरा पहले का बिजनेस पार्टनर था पहले के बिजनेस में, वो मेरे पास खोजते खोजते आ गया। और वो ये होप लेके आया था कि मैं सर को जोड़ूंगा इस बार, और क्योंकि जानता था कि सर एनर्जेटिक है, काम करेंगे तो जबरदस्त करेंगे। वो आया तो बोला कि हम सर आपसे एक बिजनेस के बारे में बात करना चाहते हैं जो हम लोग पहले किए थे, करिए। तो एक वेस्टिज कंपनी है, ऐसा ऐसा है। तो हम उसको बोले कि भाई तुम 2 महीना लेट कर दिया, 2 महीना पहले आता तो निश्चित तुम्हारे साथ ही जुड़ता, क्योंकि तुम पहले का मेरा बिजनेस पार्टनर था, तुम अनुभवी था, तुम्हारे साथ ही जुड़ता। तुम 2 महीना लेट कर दिया। कहाँ था 2 महीना? फोन भी कर सकता था, मैसेज डाल सकता था, कुछ भी नहीं किया। हमारा लेवल देखो 8% हो गया है। अब बोलता है लीडर लोग कि अब आपका 10% में बहुत ही कम बाकी है, 10% जाने वाले हैं। तो हम ये जुड़ चुके हैं, मेरा ये आईडी है, देख लो। तो वो बोला कि सर हमसे बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, आपके जैसे लीडर को हम जोड़ नहीं पाए। हम इस बिजनेस को लगभग 1 साल से कर रहे हैं, हमारा लेवल सिल्वर डायरेक्टर है। हम कहे कि यार तुम 1 साल के बाद मुझको याद किया, 1 साल पहले भी तो कर सकता था, तो शायद मैं भी सिल्वर डायरेक्टर होता इस बिजनेस में। तो ये बिजनेस में यहाँ एक लेसन भी है जो हम अपने सारे व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि आप अगर इस बिजनेस में ज्वाइन किए हैं, अगर ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो विलंब नहीं करिए अपने लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए। तुरंत इंफॉर्मेशन दे दीजिए, वो जुड़े ना जुड़े उनकी मर्जी। आपका एक और एकमात्र दायित्व होना चाहिए कि उनको ये जानकारी मिले कि हम वेस्टिज करते हैं, अगर आपको करना है तो मेरे साथ जुड़ के एसोसिएट करके बिजनेस को आगे किया जाएगा। अगर वो उस समय नहीं जुड़ता है, बाद में जुड़ता है, तो आपको जरूर याद करेगा कि पहला निमंत्रण वो आदमी हमको दिया था, तो हमको उसके साथ जुड़ना चाहिए।
और फिर आपका बिजनेस हैम्पर नहीं होता है, उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ वो ही समझता होगा। आज मैं अकेले किसी के साथ जुड़ा, मेरी टीम में लगभग 5,000 लोग हैं, आज उसका 5,000 लोगों का नुकसान हो गया, कल उसका 5 लाख लोगों का नुकसान हो गया एक आदमी की वजह से। तो इस बिजनेस में मैं अपने लोगों को भी बोलता हूँ, आपको भी बोलना चाहता हूँ, इस बिजनेस में एक आदमी नहीं होता है, वो आपके लिए हीरो होगा या आपके लिए जीरो होगा। आपको ये तय करना होता है कि वो आपके लिए या तो जीरो होगा, कुछ नहीं होगा, काम खत्म, लेकिन अगर होगा तो आपका हीरो होगा, आपका क्राउन होगा, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होगा, इतना बड़ा बिजनेस आपको दे सकता है। इसलिए इस अवसर को छोड़िए नहीं, इमीडिएट अपने लोगों को, जितने लोगों को जानते हैं लिस्ट बनाइए, सबको अपना एक कार्ड भेज दीजिए। तो वो गलती किया, फिर हमने उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई तुम तो सिल्वर डायरेक्टर हो, एक बात हमको सिखा सकते हो क्या इसमें, इसका जो ये ब्रॉन्ज डायरेक्टर, सिल्वर डायरेक्टर, ये मेंटेन वाला जो बात है, ये सब कैसे होता है, कैलकुलेशन थोड़ा हमको सिखा दो। वो बैठ के हमको बहुत ही सलीके से सिखाया, बोला सर एकदम सिखाएंगे, सिखाया। हमको उस दिन समझ में आया कि हमें डायरेक्टर कैसे होना होता है, पैसे कैसे आएंगे, सिल्वर कैसे होंगे, गोल्ड कैसे होंगे, बाकी का लेवल कैसे मिलेगा और पैसे कैसे आएंगे। एक्चुअल में हमको जुड़ने के काम शुरू करने के 2 महीने के बाद ये बात मेरे समझ में आई, और फिर हम वहां से काम शुरू किए। फिर हम सोचे कि ये बिजनेस दोस्तों साबुन पेस्ट सर्फ बेचने का भी नहीं है, शुरू में लगता है, लेकिन वो एक माध्यम है, एक साधन है, साध्य नहीं है। इस बिजनेस का साध्य कुछ और है, जो आपका ड्रीम है उसके लिए काम करना है। साबुन सर्फ तो एक साधन है जिस पे बैठ के उस ड्रीम तक आप पहुंच सकते हो। ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस होता है, ये बात मुझे एजुकेशन में मिला था। तो मैंने सोचा कि अब ये बिजनेस अगर मुझे करना है, इसमें आगे बढ़ना है, तो मुझे लीडरशिप लेना होगा। और लीडरशिप का मतलब क्या होता है और शुरुआत कहाँ से होता है, मैं भी ये भी बात बताना चाहूंगा अपने लोगों को। लीडरशिप का शुरुआत ही होता है आपके साहस से, आपके समर्पण से, आपके आत्मबल से, आपके डिसीजन से। और जब आप ये चीज आप अपने अंदर उतारते हैं, तो एक डिसीजन लेते हैं कि हम अपना टीम का जिम्मेवारी स्वयं लेंगे, और उस दिन इस बिजनेस का आप मालिक बनते हैं। नहीं, अगर ऐसा करते हैं तब तक आप इस बिजनेस में किसी न किसी का नौकर है, और नौकर कभी अमीर नहीं हो सकता है। इसलिए ये बिजनेस भी, वेस्टीज भी खुला मन से आपको बिजनेस का प्लान जब आप देखते हैं तो उसमें पार्टनरशिप ऑफर किया जा रहा है, यानी कि बिजनेस भी कह रहा है कि हम आपको पार्टनरशिप दे रहे हैं, पार्टनरशिप के लिए आपको बिजनेस करना है। तो आपका सोच, आपका समझ, आपका एटीट्यूड भी मालिक का होना चाहिए, नौकर का नहीं होना चाहिए। क्योंकि नौकर मानसिक रूप से ही कोई नौकर होता है, और मानसिक रूप से ही मालिक होता है। आपको मानसिक रूप से मालिक बनना होगा। जब ऐसा आप एटीट्यूड पैदा करते हैं तो आपका एक्टिविटी मालिक के जैसा होना शुरू हो जाता है। तो फिर मैंने वही सोचा कि मुझे मालिक बनना है, इस बिजनेस को लीडरशिप करना है। मैंने अपनी टीम का जिम्मेवारी लिया। मैं ये नहीं देखने गया कि मेरा ऑफलाइन कौन है, डाउनलाइन कौन है, कौन मेरे लिए क्या करेगा। मैं सोचा कि मैं इस बिजनेस का मालिक हूँ, मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, मुझे जिससे जो सहयोग लेना है और अपने बिजनेस को बिल्ड करना है। फिर मैंने मीटिंग्स लगाना शुरू किया, अपने लोगों को बोलना शुरू किया कि आप मीटिंग्स में लेके आइए। मीटिंग्स में हम खुद खड़ा होकर जो आता था, जैसा आता था, शुरुआत तो यस पांडे जी, थोड़ी वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है आई थिंक। आपने सुना बिल्कुल उनकी शुरुआती स्टोरी को कि कैसे करके इन्होंने बिजनेस को स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं मालूम था। 2-3 बातें इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई। पहली बात कि शंका कहीं पे हो तो उसके और गहराई में उतरिए ताकि शंका को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए। नंबर 2, जो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताया कि ज्वाइन करने के बाद अपने जितने भी जान पहचान के लोग हैं, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, उनको बताने में देर ना करें। क्योंकि जैसा एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि इनके एक खास मित्र जो 1 साल पहले से जुड़े हुए थे और किसी कारण से इनको नहीं बता पाए थे, जब इनको बताने पहुंचे तो 2 महीने की देर हो चुकी थी, और आज उस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एक बहुत बड़ी टीम जो उनके साथ आ सकती थी वो नहीं आ पाई। शायद ऐसा आप सभी के साथ भी हो रहा होगा। याद करिए आपका कोई खास दोस्त, जिसको अभी तक आपने प्लान नहीं दिखाया है। याद करिए अपने उस खास रिश्तेदार को जिसको आप अभी तक सोच रहे हैं कि मैं जब 1 लाख का चेक हो जाएगा तब मैं उनको प्लान दिखाऊंगा या दिखाऊंगी। नो, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, पहचानते हैं, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव, आपके जान पहचान के लोग, आपके स्कूल के दोस्त, आपके कॉलेज के दोस्त,
आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके ऑफिस के काम करने वाले लोग, उन सभी को बताना आपका कर्तव्य बनता है, जितनी जल्दी, एज सून एज पॉसिबल, राइट। और एक और इंपॉर्टेंट बात इन्होंने करी कि बिजनेस में जो साधन है और साध्य दो अलग अलग चीजें हैं। साध्य जो है वो लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है। जब आप अपने टीम की स्वयं जिम्मेवारी लेते हैं, जिम्मेवारी लेना ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिम्मेवारी को लेना। आप जब जिम्मेवारी अपनी लेते हैं, अपनी टीम की जिम्मेवारी लेते हैं कि यस, मुझे जो आता है, जैसा आता है, मैं अपनी टीम को साथ में लेकर लीड करूंगा, राइट। तो ये लीडरशिप की क्वालिटी है। और इन्होंने बिल्कुल सही बात कही कि ये केवल बिजनेस प्रोडक्ट को सेल करने का नहीं है, रादर ये लीडरशिप डेवलप करने का है। और लीडरशिप तभी डेवलप होती है जब आप अपने अपलाइंस के साथ में, मेंटर्स के साथ में मीटिंग्स को करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तकलीफें होती हैं कहीं भी आने जाने में ऑफलाइन मोड पर। जैसा बताया इन्होंने कि लोग को शुरू में ले जाना में थोड़ा मुश्किल होता है ना, लेकिन वो जो दर्द है उसको बर्दाश्त करना होगा, तभी आप एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे। तो एक बेहतरीन स्टोरी। और जैसा आप सभी जानते हैं कि नेपाल एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बार बार नियम कानून बदलते रहते हैं। बहुत सारी सॉरी कंपनियां, जी काजी आ चुके डिस्टर्ब हैं। हो गया, शायद नेटवर्क का इशू होगा। कोई बात नहीं सर, ठीक, आपका फिर से स्वागत है, आप कंटिन्यू करें आगे वहां से। जी। राइट। तो हमने मीटिंग शुरू की और लोगों को बुलाना शुरू किया, अपने लोगों को सिखाना शुरू किया, ऐसे करते गए और बिजनेस ग्रो होना शुरू हो गया। और 3 महीना पूरा हुआ था, मैं 3 महीने में ब्रांड डायरेक्टर क्वालिफाई किया। और मेरा पहला चेक जो बना था वो था 19 रुपये का। और जब ब्रांड डायरेक्टर हम क्वालिफाई किए तो 20,000 आईसी का मेरा चेक था। उस समय 10,000 पीवी पे ब्रांड डायरेक्टर हुआ करता था। और उस जब हम ब्रांड डायरेक्टर क्वालिफाई किए मार्च में, अप्रैल में कंपनी, लॉकडाउन भी मार्च एंड से हो गया था, सबको पता है ये बात, लॉकडाउन भी हो गया और अप्रैल में कंपनी बंद कर दी। नेपाल में कंपनी बंद हो गया क्योंकि यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का कानून आ चुका था। अब कंपनी को नए सिरे से काम शुरू करना था, डायरेक्ट सेलिंग कानून के तहत उनको लाइसेंस लेके काम करना था। तो 3-4 महीना के लिए क्लोज हो गया कंपनी, न बिलिंग न ज्वाइनिंग, कुछ भी नहीं। और टीम का वेल था, समझिए कि 700 का हम पुगा चुके थे, मात्र 700 लोग थे, मेरा लेवल था ब्रांड डायरेक्टर का, और कंपनी क्लोज हो गया। अब जरा सोचिए ऐसे परिस्थिति में जो पहले से इस बिजनेस में मेरे आसपास के लोग जो दूसरे टीम से काम कर रहे थे, आज वो ये बिजनेस में नहीं है, उनका पत्ता साफ हो गया, वो लोग छोड़ दिया। और मेरे पास भी एक चैलेंज आया कि अब तुम क्या करोगे, कंपनी तो ज्वाइनिंग बंद कर दी, बिलिंग भी बंद कर दी, अब क्या करोगे। अब तो तुम्हारा भी जो टीम है बिखर जाएगा, क्योंकि पता नहीं है कि कब तक शुरू होगा, कि इसका कोई इंफॉर्मेशन सटीक नहीं मिल रहा था। फिर हमने सोचा कि भाई ये जो एम्पायर मैंने खड़ा किया है ऐसे नहीं हुआ है, इसके लिए मैंने 3 महीने भागे हैं, 3 महीना मेहनत किया है। तो लाइफ में जब भी आपको चर्चा करने जाएंगे, जितना बड़ा करने जाएंगे उतना बड़ा चैलेंज आपके सामने आएगा, क्योंकि ईश्वर भी परीक्षा लेता है कि आप उस लायक हो कि नहीं हो, तभी आपको वो चीज मिलता है, ऐसे नहीं मिल जाता है। तो चैलेंज उतना बड़ा मेरे सामने खड़ा हो गया। मेरी टीम के जितने लीडर थे वो सब लोग बोलने लगे कि सर अब क्या, अब कैसे होगा। हम कहे कि आप लोग घबराइए नहीं, सब कुछ होगा, काम हमारा नहीं रुकेगा। कंपनी बंद हो गया, हमारा कंपनी चालू है, हम चालू हैं। ये हमको पता है, आपको पता है, दुनिया को ये पता नहीं है कि हेल्दी लिविंग, वेल्दी ट्रेड बंद हो गया, हेल्दी लिविंग शुरू होने वाला है। दुनिया को पता नहीं है हमारे देश में, हमको सिर्फ पता है कि कंपनी बिलिंग बंद कर दिया। जब भी आपके मन में कभी सामने कोई चैलेंज आता है, दोस्तों यहाँ भी मैं एक अपना अनुभव आपसे शेयर करूंगा। जब भी कोई चैलेंज आता है तो मन में दो भाव जरूर उठते हैं, या तो उस चैलेंज से पीछा छुड़ा लो, भाग जाओ, फिर लाइफ भर चैलेंजेस का सामना करते रहो, या जो आप विरासत उस समय तक खड़ा किए हो उसको बरकरार कर लो, क्योंकि चैलेंजेस कुछ दिन के लिए होते हैं, हमेशा के लिए नहीं होते हैं। तो अगर आप अपनी विरासत को बचा लिए तो वहां से फिर शुरू होगा, अगर गिरा लिए तो फिर जीरो में आ गए। तो मैंने भी ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं विरासत को बचा के रखा जाए, क्योंकि इस विरासत को बनाने में मुझे 3 महीने लगे और काफी स्ट्रगल मैंने किया है। फिर मैंने अपने टीम लीडर को बुलाया, अपने घर में बैठक किया, 10-15 जो लीडर थे एक्टिव,
जो जिनका डायरेक्टर होने वाला था, उन सबको बुलाया। हम कहे कि हम सबके सामने एक ही रास्ता है। कंपनी बोल रही है कि ये अप्रैल महीना में एंड है, इसके बाद आपको बिलिंग बंद हो जाएगा, ज्वाइनिंग बंद हो जाएगा। ज्वाइनिंग तो बंद कर दिया, बिलिंग बोला है कि करेंगे अप्रैल तक। और डबल पीवी दिया है कि जो लोग 8,000 रुपये का बिलिंग देते हैं उनको डबल पीवी मिलेगा। हम कहे कि इसमें मैं एक रास्ता निकाला हूं कि इस मुश्किल से हम लोग बच सकते हैं, अपने बिजनेस को धाराशाही होने से बच सकते हैं। अगर आप लोग इस रास्ते पे चलते हैं तो हम सबका बिजनेस बच सकता है, नहीं तो जीरो पे आउट होना ही है। फिर कई महीना के बाद खुलेगा पता नहीं, वहां से फिर हमको जीरो से शुरू करना होगा। वो लोग बोला कि ठीक है, क्या रास्ता है बताइए। हम कहे कि जितना लीडर है सबको 8,000 रुपये का बिलिंग लगाना है, डबल पीवी मिलेगा, आपका ग्रोथ होगा, और जो प्रोडक्ट आएगा कोई नहीं लेके जाएगा घर, वो सब मेरे पास रहेगा। बोला क्यों? हम कहे कि ये प्रोडक्ट जो होगा इसी से तो हम लोग दुकान चलाएंगे, जब तक कंपनी आती नहीं है, फिर से रीओपन नहीं होता है, तब तक बिजनेस करना है कि नहीं? तो करना है। सारा लीडर बोला कि यस सर, ऐसा किया जाए। जब बिजनेस रुके नहीं, ऐसा काम अगर हो रहा है तो हम लोग 8,000 का बिलिंग लगाएंगे। और 20-22 आदमी का 8,000 रुपये का हमने बिलिंग लगवाया अपनी टीम से। मैंने भी अपना बिलिंग लगभग 30 से 35,000 रुपये का लगाया, और हम लोग लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट स्टोर कर लिया अपने घर में। और उनको हम बोला कि देखो, अब सीएनसी की बात नहीं करनी है, सीएनसी में ज्यादा का प्रोडक्ट हमें देना है, कंपनी प्रोडक्ट देगी नहीं, इसी प्रोडक्ट में हमें लेके चलना है। फिर हमने क्या किया कि ज्वाइनिंग ये नहीं बोलना है कि ज्वाइनिंग बंद है, किसी को नहीं बोलना है। किसी को क्या पता, ज्वाइनिंग हम लोग कागज पे उस समय लगता था, ऑनलाइन नहीं लगता था, तो कागजे पर तो लगता है, कागज पे ज्वाइनिंग करेंगे, पुराना फॉर्म सबको बांट दिए, यही है उसका आईडी नंबर है, बोल देना है अभी तत्काल के लिए। और ज्वाइनिंग भी नहीं रुकना चाहिए, प्लान भी नहीं रुकना चाहिए, काम बढ़ते रहना चाहिए। और सबको बोलना है कि भाई 2,000 का प्रोडक्ट लेके अपना आईडी परमानेंट करवा लो। और ऐसे क्या होगा कि जितने लोगों को हम लोग बिलिंग कर पाएंगे, 2-2 हजार का ज्वाइनिंग कर पाएंगे, जब कंपनी का ओपन होगा, कंपनी रीओपन होगी, एक बार सबका ज्वाइनिंग बैठ के हम लोग लगाएंगे और सबका बिलिंग फिर से हम लोग कराएंगे, और सबका लेवल एक के बार ग्रोथ हो जाएगा। अगर ऐसा आप फोन डिस्टर्ब कर रहे हैं, उनको बोलिए फोन आ रहा है। तो हम वहां ऐसा किए, अपने टीम को ग्रोथ देना शुरू किए, और वहां से शुरू किए, लोगों का ज्वाइनिंग भी शुरू किए। लोगों का नागरिकता हम लेते थे, उसके पीछे स्पॉन्सर आईडी और उसका मोबाइल नंबर लिख के जमा हो जाता था, और उनके नाम से एक सादा बिल करके हम लोग 2,000 का प्रोडक्ट दे देते थे, वो लेके जाके यूज करता था, वो भी अपने लोगों को जोड़ना शुरू कर देता था। ऐसे करके हम लोग अप्रैल में कंपनी क्लोज हुई, एक के बार रीओपन हुई नवंबर में, यानी टोटली 5 महीना बंद हुआ। और इस डिसीजन का, इस लीडरशिप का कमाल देखिए, एक ही बार में जब कंपनी नवंबर में ओपन हुई, मेरा लेवल स्टार डायरेक्टर, और मेरे नीचे सिल्वर डायरेक्टर, मेरे नीचे बहुत सारे लोगों का गोल्ड डायरेक्टर, किसी का ब्रॉन्ज डायरेक्टर एक ही बार में अचीव हुआ। क्यों? क्योंकि हमने कंपनी बंद हुई थी, हम बंद नहीं हुए थे, हमारा डिसीजन चालू था, हमारा काम चालू था, हमारा ज्वाइनिंग चालू था। जब कंपनी ऑनलाइन जब ज्वाइनिंग शुरू की तो हम लोग 3 दिन बैठ के सारे लोगों का आईडी लगाए थे, दिन भर बैठ के हम लोग आईडी लगाते थे, और आईडी लगाते थे, बिलिंग बनाते थे, बिलिंग भेजते थे, ताकि कि सबका पैसा कलेक्शन करके हम लोग रखते थे, प्रोडक्ट दिए थे। जब फिर सब उन लोगों का प्रोडक्ट आया, तो ऑलरेडी हम लोग प्रोडक्ट दे चुके थे, तो जिनका जिनका 8,000 का शुरू में हम लोग प्रोडक्ट होल्ड किए थे, सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इसी बीच में एक जबरदस्त घटना घटा सर। ये आप लोगों को एक प्रेरणा हो सकता है कि क्या क्या करना पड़ सकता है, क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आप टूटते नहीं है, आप झुकते नहीं है, तो फिर आप पार पा जाते हैं इस बिजनेस में या दुनिया के किसी क्षेत्र में। उसी बीच में कंपनी क्या किया कि अगस्त महीने में इंडिया में बिलिंग शुरू कर दिया। ये बात हम लोगों को पता चला तो हम लोग लगे इंडिया से बिलिंग कराने, क्या कि हम लोगों के पास प्रोडक्ट नहीं था, खत्म हो चुका था, लोग बहुत जुड़ चुके थे, तो हम लोगों को प्रोडक्ट चाहिए था, और लॉकडाउन था, बॉर्डर सील था, जाना नहीं था। तो हम डीएलसीपी से कंसल्ट किए, उनको नेपाली अकाउंट के थ्रू पैसा ट्रांसफर करते थे, और प्रोडक्ट बिलिंग करा करा के वहीं डंप कर देते थे कि हम लोग धीरे से जाके लेके आएंगे, थोड़ा सा बॉर्डर ये कोरोना का खत्म होगा तो।
उसके बाद जब कोरोना का कहर थोड़ा खत्म हुआ, बॉर्डर थोड़ा सा लूज हुआ, लोगों को आने जाने देना शुरू किया, हम लोग प्रोडक्ट खींचना शुरू किए मोटरसाइकिल से, और बॉर्डर पे 1.5 लाख का प्रोडक्ट छीन लिया गया पुलिस के द्वारा, क्योंकि वो 2 नंबर धंधा था, उस पार से इस पार प्रोडक्ट लाना, बोरा में लेके 3 मोटरसाइकिल से 3 बोरा सामान हमारे लोग लेके आ रहे थे, वो पुलिस ने छीन लिया। अब हुआ कि भाई 1.5 लाख का प्रोडक्ट चला गया, अब कैसे होगा? अब सारे हमारे लीडर के मन में शंका उपशंका होना, सर इतने लोगों का प्रोडक्ट अब कहाँ से आएगा, कैसे हम लोग देंगे? हम कहे कि सब होगा, घबराइए नहीं, सब होगा, सब का रास्ता शांति से निकाला जाएगा। फिर हम बोले कि हम देंगे, आप काम शुरू करिए, जारी रखिए, हम देंगे। फिर कंपनी क्या किया कि अगस्त में चालू किया था और सितंबर में फिर क्लोज कर दिया कि नहीं होगा, अब नेपाल के लोग आईडी पर बिलिंग। फिर हम लोग वही हो गए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट तब तक हम लोग खींच लिए थे और कुछ पकड़ा गया, ले गया पुलिस। हम सबको आश्वासन दिए कि जब नेपाल से बिलिंग शुरू होगा, एक एक आदमी का प्रोडक्ट रिटर्न हम करेंगे, इसके लिए आप मुझ पे विश्वास रखिए, अभी बिलिंग शुरू होने दीजिए, हम सबका बिलिंग रिटर्न करेंगे। और मेरा कंटिन्यू 400 पीवी का बिजनेस मैं करता था, क्योंकि एक चीज मुझे समझ में आई थी कि अगर ये डायरेक्ट सेलिंग का, ये प्रोडक्ट सेलिंग का बिजनेस है, तो मेरे पास प्रोडक्ट की एबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि किसी को अगर दांत मांजने की आज आवश्यकता है, उसके घर में पेस्ट खत्म हो गया है, तो आप 10 दिन बाद उसको ला के दोगे, तब वो 10 दिन तक रुक नहीं सकता है, चाहे वो कितना पक्का वेस्टिजियन क्यों ना हो, वो 10 दिन इंतजार नहीं कर सकता है, बिना मुंह धोए नहीं रह सकता है, उसको मजबूरी में लेना ही पड़ेगा। ये बात मुझे समझ में थी, एबिलिटी चाहिए, तो इस एबिलिटी के लिए कंपनी का एक ही ऑफिस था काठमांडू में, आने में 10 दिन 15 दिन 20 दिन टाइम लगता था प्रोडक्ट आने में, बिलिंग होने में। हम एबिलिटी रखे, उसके लिए 400 पीवी का सामान रख के मैजिक कॉर्नर लगाए और अपने डिस्ट्रीब्यूटर को तुरंत का तुरंत सामान देते थे, और उनका प्रोडक्ट आता था, फिर हम अपने पास रख लेते थे। मेरे पास भी प्रोडक्ट का एबिलिटी था, इसीलिए मेरा टीम का ग्रोथ हुआ। ऐसा मैंने सोच रखा, एक लीडरशिप की तरह सोचा कि एक लीडर को क्या क्या करना हो सकता है इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, मैंने वो सब अप्लाई किया, तभी जाके आज एक छोटा टीम है, कोई बहुत बड़ा टीम नहीं मानता हूं मैं अपने आप को, वेस्टीज में एक बहुत छोटा टीम है, 5,000 लोगों का ग्रुप है, और पीवी 50,000 प्लस में जाता है, 60,000 प्लस महीने का पीवी जाता है एक छोटे ग्रुप से। तो ये सब उसी वजह से हुआ कि मैंने लीडरशिप लिया, मैंने एक डिसीजन लिया, मैंने अपने नॉलेज को इनहेंस किया, तो अपने अंदर लीडरशिप को बिल्ड कर पाया और ये डिसीजन ले पाता हूँ। फिर मैंने यहाँ जब बिलिंग शुरू हुआ, सारे लीडर को बुलाए, अब बोले कि भाई ग्रोथ तो सबका हुआ है, एक अकेले का जान लेंगे क्या यार? सब लीडर है, हमारे जितने डायरेक्टर हैं, सबको इसमें से 20,000 25,000 10,000 अपने सामर्थ्य के हिसाब से प्रोडक्ट शेयरिंग करना होगा, काहे कि नीचे के लोगों का प्रोडक्ट हम लोग नहीं रोक सकते हैं, वो अभी नए हैं, हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, हम इसको वहन करेंगे। तो हम उन लोगों को बोले कि 50,000 का प्रोडक्ट हम देंगे, 1 लाख लोग, आप 10-15 लोग हैं, उसको मिल के 5,000 10,000 20,000 करके शेयर कर लीजिए। और ऐसे करके मैंने उन सब का प्रोडक्ट भी रिटर्न किया सर, और सबका रिटर्न हो गया। और इसी वजह से मेरा टीम मुझ पे भरोसा करता है, मैं जो कहता हूं वो मानने के लिए तैयार है कि सर गलत नहीं बोल सकते हैं, सर जो कहते हैं वो करते हैं, उसके लिए वो उनको जो भी लॉस हो सहते हैं। ये बिजनेस लीडरशिप का बिजनेस है, और ये जब आप लीडर होते हैं तो जो आपके टीम में है वो आपके बच्चे के समान होते हैं, और एक्टिविटी भी बच्चे की तरह करते हैं, क्योंकि वो नए होते हैं, उनको पता नहीं होता है बिजनेस के बारे में, उल्टा पुल्टा हरकत करते हैं। आपको गुस्सा नहीं होना है, एक बाप एक बेटे से गुस्सा नहीं होता है, थप्पड़ भी लगाता है फिर भी गुस्सा नहीं होता है, उसको समझाता है। तो आप उल्टे पुल्टे हरकत होंगे आपके टीम में, आपको उसको पेशेंसली उसको हैंडल करना है, उनको समझाना है, उनको आगे लेके आना है। धीरे धीरे जब वो मैच्योर्ड हो जाएंगे, वो आपका जिम्मेवारी कम कर देंगे, आपका जगह ले लेंगे, आपका बोझ कम हो जाएगा। जैसे एक बेटा एक लायक बेटा बन जाता है तो बाप का बोझ हल्का हो जाता है। ये बिजनेस में भी वैसा है कि आप ऐसा अपने लोगों को ट्रेंड करिए कि वो योग्य हो जाएं और आपका बोझ कम कर दें, और आप फिर फ्री हो जाते हैं, और वही से पैसिव इनकम का शुरुआत होता है। जब तक आप अपने लोगों को उस काबिल नहीं बनाते हैं, तब तक पैसिव इनकम भी नहीं जनरेट होता है। ये बिजनेस पैसिव इनकम का है, पैसिव इनकम लेने के लिए अपने लोगों को योग्य बनाना होता है।
और ये हम काम शुरू कर दिए। आज हम मीटिंग लगाते हैं, लोगों को बोलते हैं, लोग सैकड़ों में हजारों में पहुंचने के लिए तैयार होते हैं। वजह है ये एक दिन में नहीं हुआ है, मैंने उनके लिए बहुत सहा है, बहुत किया है, बहुत भागा है और एक भरोसा दिया है। आपको भी अगर अपने टीम के साथ वैसा सहयोग चाहिए तो आपको भी वो भरोसा पैदा करना होगा। उसके लिए आपको झेलना पड़ेगा, आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना होगा, आपको सहना भी पड़ेगा, आपको कुछ सुनना भी पड़ेगा, वो सब को बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो मैंने ये किया, आप लोग भी करेंगे, निश्चित इसका रिजल्ट मिलेगा। और मुश्किलों की बात करें तो हम जब बिजनेस नेपाल में शुरू किए, इसी डर से नहीं शुरू कर रहे थे। एक्चुअल कुछ ये कि नेपाल में कानून नहीं है, बहुत मुश्किल होगा, टाइम वेस्ट होगा। लेकिन कानून आया तो एक भरोसा जगा कि अब किया जा सकता है। धीरे धीरे कानून में निखार ही होगा, स्थिति सामान्य होगी और जब हम आज लड़ेंगे तभी तो कल का हीरो रहेंगे। कल जब स्थिति सामान्य होगी, कल जब आएंगे तो हम बहुत लोगों के पीछे रहेंगे, बहुत सारा अवसर हम गंवा चुके रहेंगे। ये हमको नहीं करना था। हम कहे कि नहीं, जब कानून आ गया है, समस्या समाधान होगा, आज नहीं तो कल हमको करना है और समस्याओं को फेस करना है। आज भी अब एट ए टाइम हम लोग समस्या को फेस कर रहे हैं, ऐसा समस्या का फेस कर रहे हैं कि शायद आप लोगों में से बहुत लोग वो समस्या दिख जाए तो आप मैदान छोड़ के भाग जाएं, ऐसा समस्या फेस कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ नेपाल में इस महीने का बिलिंग हम लोग भेजते हैं 12 तारीख को, तो उसका बिलिंग होता है 25 तारीख को। सोचिए, बिलिंग हम पैसा लगा दिए 12 तारीख को और बिलिंग हुआ 25 तारीख को, और सामान आया अगले महीने के 15 तारीख को और 12 तारीख को फिर बिलिंग लगाना है। आप क्या बोल सकते हैं किसी को कि 12 तारीख का सामान अभी तक बिलिंग नहीं हुआ है, सामान नहीं मिला है, फिर बिलिंग सीएनसी का टाइम आ गया है, सीएनसी लगाइए। वैसे परिस्थिति में भी हम लोग 50,000 60,000 पीवी दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एजुकेशन का देन है सर। आप लोगों को इस तरीके से अपने को तैयार करना है, फौलाद बनाना है कि इतना तक का भी आप समस्या को झेल पाए, इतना ताकत होना चाहिए आप में। हम झेल रहे हैं क्योंकि मुझे पता है ये समस्या आज के लिए है, हमेशा के लिए नहीं है। और जब समस्या समाधान होगा तो नाम मेरा ही होगा, क्योंकि जो झेलता है नाम उसी का होता है। तो मैं झेल रहा हूँ, आप भी अगर झेलते हैं तो नाम आपका ही होने वाला है। और आज भी हम लोग ऐसा है कि आज कंपनी बहुत सारा हर एक महीने का शुरू में ही आ जाता है आउट ऑफ स्टॉक। आउट ऑफ स्टॉक का लिस्ट देखा जाता है और स्टॉक का लिस्ट देखा जाता है, तो 30 और 70 का रेशियो है। आज अगर नेपाल से आउट ऑफ स्टॉक का लिस्ट मंगा के सर देखा जाए तो 70% प्रोडक्ट नहीं है, 30% प्रोडक्ट मात्र है। अब सोचिए कि सीएनसी लगाना है, किसी का तीसरा चल रहा है, किसी का चौथा चल रहा है, 400 पीवी का है, किसी का 200 पीवी का है, किसी का 300 पीवी का है, किसी का 100 पीवी का है। वो बोलता है कि अब सर हम क्या लें, जो चाहिए वो तो है नहीं, या जो है वो चाहिए नहीं, क्या करें। हम वहां भी बोलते हैं कि जो है वो उसमें से मंगाइए, आपको जो चाहिए हम देंगे, जो है वो मंगाइए, जो आपको चाहिए हम देंगे, हमसे बदल लीजिएगा। ऐसे करके हम लोग बिजनेस को आज झेल रहे हैं और बिल्ड कर रहे हैं, और तब जाके ये ग्रोथ दिख रहा है। आज मेरा इनकम हाईएस्ट पे आउट लगभग 86,000 आईसी, नेपाली में देखा जाए तो 1,35,000 रुपया है। ऐसे नहीं हुआ है सर। लेकिन जिस दिन इंडिया के जैसा सामान्य स्थिति हो जाएगा, हर एक 10 किलोमीटर पे डीएलसीपी यहाँ हो जाएंगे, आज का बिलिंग का आज हो जाएगा, प्रोडक्ट का वेरिएशन यहाँ भी बढ़ जाएगा, हजारों में जब प्रोडक्ट यहाँ भी उपलब्ध हो जाएंगे जिस दिन, और ये होना है क्योंकि ये वेस्टीज है, जो कहती है वो करती है, और इस बात का भरोसा है हमको, आपको भी लेना चाहिए। नहीं है तो इसके गहराई में उतर के इसका एजुकेशन लीजिए, जानिए, आपका डाउट क्लियर होगा। हम तो लिए हैं, हमको हमारा डाउट क्लियर है। ये आज समस्या है, कुछ गवर्नमेंट के तरफ से है, कुछ नया कंपनी है तो परेशानियां होंगी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रहा है, उसका मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो ये सब परेशानियां हैं कानून की वजह से जो कंपनी झेल रही है। लेकिन आने वाले साल 2 साल के बाद ये सारी परेशानियां खत्म होंगी और यहाँ भी हजारों प्रोडक्ट होंगे उपलब्ध, हर जगह उपलब्ध होंगे। और उस समय तक अगर हम अपने टीम का जो एम्पायर बनाए उसको बरकरार रखते हैं, तो हमारा जो उस दिन का आगाज होगा 10,000 15,000 लोगों के साथ होगा। अगर आप वेट करेंगे, इन समस्याओं से पीछे हट जाएंगे, तो उस दिन जब आप आगाज करेंगे तो अकेले आगाज करना होगा। और अकेले आगाज करेंगे और कोई 15,000 के साथ आगाज करेगा, सोच लीजिए कि 15,000 गुने का अंतर रहेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि समस्याएं आएंगी, जितना बड़ा सोचते हैं उतना बड़ा समस्या आएगा, और जो समस्याओं से पीछा छुड़ाना चाहता है
उनके लिए बाजार खुला है। जिंदगी भर अगर पैसे के लिए भागना है तो बाजार खुला है, बहुत कम मेहनत में भी आपका जीवन यापन चल जाएगा। लेकिन जिंदगी को जीना है, जिंदगी को नजदीक से देखना है, दुनिया देखना है, तो आपको पैसे बनाने होंगे, कमाने से काम नहीं चलेगा। और जो चीज बनता है उसमें टाइम लगता है, और जो चीज नहीं बनता है, खरीदना होता है, उसमें कहाँ टाइम लगता है। अगर आपके घर में जिलेबी बनाना हो तो सोचिए कितना टाइम लगेगा, तो जिलेबी मिलेगा। लेकिन बाजार में अगर जिलेबी खरीद के खाना हो तो 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगेगा, पैसा दीजिए, जिलेबी हाथ में खा लीजिए। लेकिन जो घर का जिलेबी होगा, उसका जो आनंद होगा, उसका जो अपनापन होगा, बाजार का खरीदा हुआ नहीं होगा। तो जो अगर हम बाहर की दुनिया में जीते हैं या काम करते हो, उधारी का जिंदगी जीते हैं, वो दूसरे का दिया हुआ जिंदगी जीते हैं, उसके रहमो करम पे जीते हैं। लेकिन वेस्टीज में अगर हम जीते हैं तो अपने दम पे जीते हैं, एक मालिक की तरह जीते हैं। और जब मालिक की तरह आपको जीना है तो उसका एम्पायर बनाना होगा, उसमें टाइम लगेगा, समस्याएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी। एक घर बनाने हम जाते हैं तो 6 महीना तक लगता है, और आदमी एकदम बेचैन रहता है, ये जुटाना है, वो जुटाना है। लेकिन जब 6 महीना बाद घर बन के तैयार होता है तो उसका 2 पुश्त 3 पुश्त उसी घर में मजे का जिंदगी गुजारता है। आप उलट उस घर में आपको रहना ही है, दूसरा क्या करेंगे, घर में जाके रहना ही है। आप भाड़े के घर में भी रह सकते हैं, उसमें कितना टाइम लगेगा, 1 से 2 दिन में आप उस घर में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन वो घर वाला रोज आपको सुबह शाम याद दिलाता रहेगा कि ये घर आपका नहीं है, मेरा है, मेरे हिसाब से जीना है आपको। यहाँ भी बाहर की दुनिया में हम कमा तो लेते हैं, जिंदगी को चला तो लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई हमें एहसास कराते रहता है कि आप मेरे अधीन है, मेरे तरीके से आपको जिंदगी जीना है। लेकिन वेस्टीज में अगर एक बार 6 महीना साल भर टाइम लगा के सर इस बिजनेस को बिल्ड कर लिए, अपने को मालिक के रूप में स्थापित कर दिए, तो फिर अपनी मर्जी से आप अपनी जिंदगी को जीते हैं। यहाँ कोई टोकने वाला नहीं होता है कि ऐसे जीना है, वैसे जीना है। अगर ऐसा जिंदगी आप चाहते हैं तो आपको वेस्टीज करना चाहिए। अगर कर रहे हैं तो समस्याएं आएंगी, वो आपका माइल मीटर है, समझिए कि वो माइल स्टोन है। जो समस्याएं हैं वो आपके लिए, जैसे हम रास्ते में जाते हैं तो दिखाता है कि बीरगंज 2 किलोमीटर, काठमांडू इतना किलोमीटर, हेटौड़ा इतना किलोमीटर। जितना वो समस्याएं आ रही है उससे आप पीछा नहीं कर छुड़ाइए, उसको देखिए और उससे सबक लीजिए कि मैं अपने डेस्टिनेशन पे सही हूँ, अपने लक्ष्य पे सही हूँ, मैं सही जा रहा हूँ। अगर इस रास्ते में मैं नहीं जाता तो ये समस्याएं नहीं आती। यानी कि समस्याएं आ रही हैं तो निश्चित तौर पे आप अपने रास्ते पे सही जा रहे हैं, आप अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं, और आपको वो दिखाता रहता है। तो हम समस्याओं को किस रूप में लेते हैं, अगर नकारात्मक रूप में लेते हैं तो फिर तो हम भाग जाते हैं कि अरे बाप रे, काठमांडू अभी 200 किलोमीटर है। लेकिन हम अगर उसी रूप को दूसरे रूप में माइलस्टोन को लें कि अरे काठमांडू तो अब 200 किलोमीटर है, शुरुआत किए थे तो 250 था, अब तो 200 ही बचा है। तो ये दोनों रूप में ले सकते हैं। यहाँ भी समस्याएं आएंगी, नहीं आएंगी ऐसी बात नहीं है। यहाँ बाहर की दुनिया से और बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं, क्योंकि बाहर से दुनिया से ये मालिकाना बिजनेस है, आपको मालिक बनना है। तो आपको उसी तरीके से लेना है कि यस, मैं मालिक बनने के रास्ते पे चल रहा हूँ, ये दिखा रहा है समस्या में, ये समस्या जो है मेरा रास्ता क्लियर कर रहा है कि यस तुम सही रास्ते पे हो। ऐसा अगर करते हैं तो निश्चित तौर पे हर एक आदमी करोड़पति बनने का सामर्थ्य रखता है। भगवान ने उसको पैदा ही किया है करोड़पति, क्योंकि आप ईश्वर हो। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हर एक आदमी परमात्मा का अंश है। आप अमीर हो, पैदा ही हुए है वो अमीर, लेकिन आपको साबित करना होता है कि हम अमीर होके मरेंगे कि नहीं, या हम कंगाल होके जाएंगे, भिखमंगा होके जाएंगे। ये साबित करना होता है। ये रंगमंच है, जैसा आध्यात्मिक बात होता है कि रंगमंच है, अपने को प्रदर्शन करना होता है कि आपको लाइफ मिला है तो क्या करके जाते हैं, दिखा के जाना है। तो आप दिखा के जा सकते हैं, ये एक ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म है। और जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग जुड़े हैं इस बिजनेस में, एक लास्ट में बात और बोलना चाहूंगा कि बिजनेस में अपलाइन आपके फादर के बाद दूसरा फादर गॉड फादर होता है। क्योंकि एक फादर ही है कि जो अपने बच्चे के भलाई के बारे में सोचता है, उसके उत्तरोत्तर प्रगति के बारे में सोचता है। और ये वेस्टीज का सिस्टम है कि यहाँ अपलाइन ही सोचता है कि मेरा डाउनलाइन का लाखों का चेक आ जाए तो मेरा 10 लाख हो जाए। दूसरा कोई नहीं सोच सकता है, दूसरे प्रोफेशन में ऐसा कोई नहीं सोचता है। तो यहाँ अपलाइन का बहुत ही भूमिका होता है, आपको सिखाने से लेके उंगली पकड़ के चलने तक सिखाया जाता है, और इसमें अपलाइन का बहुत ही भूमिका होता है। और हमारे जो अपलाइन है, सुपर अपलाइन है, उनको मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि बहुत ही एनर्जेटिक
और बहुत ही योग्य लीडर हैं, जो कि हर एक देंग देंग पर सहयोग करने के लिए, सिखाने के लिए तैयार रहते हैं। जब बुलाओ, जहां बुलाओ, वो अपने को तैयार रखते हैं। और एक प्लेटफॉर्म जो मिला है हमारे मेंटोर के तरफ से, लगता है कि ये हमको, जो अभी तक डायरेक्ट सेलिंग को जो देखे हैं, वहां हमको लगता है कि जो सर का ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही एनर्जेटिक है। क्योंकि या जब तक हम अपने लोगों को ट्रेंड नहीं करेंगे, तब तक ये बिजनेस में लोग कामयाब नहीं होंगे। और सर का जो एक्टिविटी है, एक एक एक्टिविटी अपने लोगों को जगाने का और सिखाने का है। और इसका लाभ हम लोगों को भरपूर मिलता है, ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरीके से मिलता है। मैं फिर से उनको एक बार और धन्यवाद दूंगा कि सर इस चीज को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि आपकी आवश्यकता आगे भी कंटिन्यू होने वाली है। हाथ नहीं छोड़िएगा, ये प्लेटफॉर्म बंद नहीं करिएगा, अवसर देते रहिएगा, लोग कामयाब होते रहेंगे। आप आपका कामयाबी तो यूं ही मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी का टैगलाइन ही है कि आपकी कामयाबी में हमारी कामयाबी है। विश यू वेल, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच पांडे साहब। बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, संघर्ष जितना मुश्किल होगा, जीत भी उतनी शानदार होगी, है ना। और बिल्कुल वो चीजें आपने प्रूव करा है कि आज का जो संघर्ष का पल आपका है। एक लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि जौ गुड़ गंजन सहे तो मिश्री नाम धराए। जो गुड़ को गंजन सहता है ना, तकलीफ सहता है, तभी जाके वो मिश्री बन पाता है। तो नेपाल में आपको आज जो भी संघर्ष करना पड़ रहा है, डेफिनेटली आने वाले समय में ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। और आपको YouTube पे सी ऑफ करने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करने जा रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे पता है कि आप नेपाल से हैं, आपके चाहने वाले नेपाल में बहुत सारे लोग हैं। मैंने खुद इस चीजों को देखा है। वीरगंज में जब मैं आया था तो आपके जो फैंस फॉलोअर्स थे बहुत ज्यादा थे, इवन हॉल में लोगों को बैठने की जगह तक नहीं थी। तो वंडरफुल टीम आपके साथ है और नेपाल से आज बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं। तो आपका एक 2 मिनट का पावरफुल मैसेज नेपाली लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी में तो आपने पूरी बातें की हैं, राइट, तो नेपाली लैंग्वेज में अपने नेपाल के मित्रों को आप दें, उससे हम लोग भी कुछ सीख पाए और वहां के लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा, प्यारा लगेगा। तो आपका 2 से 3 मिनट का एक पावरफुल मैसेज हम लोग लेंगे यूट्यूब पे, फिर आपको जूम पे आगे कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जी, ओवर टू यू पांडे सर। थैंक यू। म फेरि आफ्नो नेपाली साथीभाइहरूलाई एकचोटि बताउन पाएँ, खुसी लाग्यो। यो बिजनेस डाइरेक्ट सेलिङको जुन फिल्ड छ, धेरै पावरफुल बिजनेस छ। यो बिजनेसमा सफल सबै हुन सक्छ। एउटा चीज चाहियो, आत्मविश्वास। आफूमाथि विश्वास हुनु पर्यो। यदि तपाईं आफूमाथि गर्व गर्नुहुन्छ, विश्वास गर्नुहुन्छ, अटोट गर्नुहुन्छ कि म गर्न सक्छु भने कसैले यो बिजनेसमा तपाईले असफल हुन सक्दैन। तपाईं सफल हुन सक्नुहुन्छ। यदि त्यो विचार लिनुभयो भने तपाईं सिक्नको लागि प्रेरित हुनुहुन्छ र तपाईं सिक्न थाल्नुहुन्छ। सिक्दा सिक्दा यो बिजनेस तपाईं सिकाउन थाल्नुहुन्छ आफ्नो टिमलाई, अनि तपाईमा एउटा लिडरशिप क्वालिटी आफै बिल्ड भइहाल्छ। तपाईले पता पनि चल्दैन र तपाईं एउटा लिडरको रूपमा आइहाल्नुहुन्छ, आफ्नो टिमलाई गाइड गर्न थाल्नुहुन्छ र तपाईं यो बिजनेसमा सफल भइहाल्नुहुन्छ। विश यू वेल, थैंक यू। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। आपकी एनर्जी से मुझे समझ में आ रहा था कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं, और नेपाल के लोगों को तो पूरा समझ में आया होगा। तो आज आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेपाल से जितने भी हमारे मित्र प्लग किए हैं आज, हेल्दी ट्रेड का जो पूरा काम चल रहा है, आप सभी लोग वेस्टीज के एक बहुमूल्य रत्न हैं और इतनी बेहतरीन लीडरशिप आपके साथ है। आज पूरी स्टोरी ने हम लोगों को इंस्पायर किया कि इतनी सारी चीजों के बाद भी बेहतरीन तरीके से पूरे टीम को एक उस लेवल तक लीड करना कि यस हम हैं खड़े, और इतना अटूट विश्वास। ट्रस्ट का बिजनेस है, लीडरशिप का बिजनेस है, तो वेस्टीज के ऊपर में इतना ट्रस्ट जो है, लीडरशिप के ऊपर इतना बेहतरीन जो कंट्रोल है, इट्स सो वंडरफुल। ये सभी को सीखने के लिए है और मैं उम्मीद करूंगा कि आज की जो स्टोरी है ये आपके लिए बहुत प्रेरणादायक साबित होगी। आपको एक हमेशा